तो आज जिस टॉपिक के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, उस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स। मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन के अंदर जिस टॉपिक पे ज्यादा डिमांड आएगी मैं उसी के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज बना दूंगा। कुछ बच्चों ने फाइनल अकाउंट्स की बात की और कुछ बच्चों ने कहा कि सर एडमिशन, रिटायरमेंट, जो पार्टनरशिप है उसके एमसीक्यूज करवाओ। तो नेक्स्ट सेशन जो आपका पार्टनरशिप है टॉपिक, उसके मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। उसके बाद आपको जो भी टॉपिक जिनके आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, वैसे एमसीक्यूज मैं आपको बना दूंगा। और साथ ही जो मैंने कहा था कि एक शॉर्ट नोट की पीडीएफ आपको मिलेगी, वो विंग्स एक उड़ान की ऐप पर अवेलेबल है। और जो 1000 एमसीक्यूज थे वो टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है, आप उस विंग्स एक उड़ान की ऐप से उसको ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स, इसके कुछ न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आज मैं लेके आया हूं। जरूर बताना कि किस तरह का कंटेंट था और क्या लेवल था, ये आप जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है ओपनिंग स्टॉक 40,000 का है, परचेजेस 3 लाख की है, परचेज रिटर्न 10,000 की है, वेजिस 25,000 की है, कैरेज इनवर्ड 5,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, सेल्स 4.5 लाख की और सेल्स रिटर्न 10,000 का है। हमें कहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 3 लाख है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख है या कुछ अलग आंसर आएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शॉर्ट में लिख रहा हूं इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं माइनस कर लेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है जो गुड्स हमने बेची उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, यानी उसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आती है, इनडायरेक्ट नहीं आती। तो फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस का मतलब यहां नेट परचेजेस की बात हो रही है। नेट परचेजेस मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। हमारा ओपनिंग स्टॉक आप देख रहे हो कि 40,000 का है। जैसे मैंने कहा कि परचेजेस आपको नेट लेनी है, नेट परचेज का मतलब हो गया परचेज में से परचेज रिटर्न को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जरा देखो आपके सामने परचेज 3 लाख की है और परचेज रिटर्न 10,000 की है। तो नेट नेट में लिख देता हूं, 3 लाख में से 10,000 माइनस कर लो तो नेट नेट हो गया 2,90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे जो खर्चा आता है, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे जो खर्चा आएगा, जो पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंस सारे डायरेक्ट होते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाले जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो यहां पर हमें कहा गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जरा देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है। देखिए, वेजिस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल को जब हम खरीदते हैं, परचेजेस जिसे हम कहते हैं, उसको फैक्ट्री तक लाने का जो किराया है उसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो दो ही मुझे दिख रहे हैं, एक तो वेजिस, दूसरा कैरेज इनवर्ड। तो वेजिस 25,000 की और कैरेज इनवर्ड 5,000 का, मैं दोनों को ले लूंगा यहां पे साथ में, और माइनस कर देना आपको। फिर क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 का है। चलिए ये सब कर लिया, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आएगा। चलिए जी, तो 3,30,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 माइनस 60,000, 3 लाख। बिल्कुल ये हमारा आंसर आ रहा है 3 लाख, यानी हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां बताई गई है स्टेटमेंट फर्स्ट में, ये सही है। दूसरा इसका पार्ट है नेट सेल्स हमें बतानी है। तो नेट सेल और नेट परचेज, सिंपल याद रखो कि नेट सेल और नेट परचेज का फॉर्मूला मैं पूरा लिख देता हूं। नेट परचेज अगर आपको निकालनी है तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये होती है आपकी नेट परचेज। और अगर आपको नेट सेल निकालनी है उसका फॉर्मूला भी लगभग सेम है, सिर्फ परचेज की जगह सेल आ जाएगा। जैसे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न।
तो फिलहाल हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि नेट सेल बताओ, तो यहां कैश क्रेडिट सेल का कोई जिक्र नहीं है, सिंपल सेल दे रखी है। और अगर आप सेल देखोगे तो सेल है हमारे पास 4.5 लाख की, तो मैं इसी सेल को ले लूंगा 4.5 लाख की सेल, और साथ में यहां पे आप देखो आपके सामने सेल्स रिटर्न है 10,000 का, तो सेल्स रिटर्न को कर दूंगा माइनस। अब मेरे पास आंसर आ रहा है 4,30,000, सॉरी 4,40,000। तो देखते हैं कितना आंसर है। नेट सेल इसने कहा 4,50,000, गलत है, क्योंकि नेट सेल सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद आती है, तो नेट सेल आपकी जो है 4,50,000 नहीं है, उसमें से सेल रिटर्न आपको माइनस करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000 का। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, सेल्स में से आपको माइनस कर लेनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम पहले से निकाल चुके हैं, तो जरा सेल ले लेते हैं, और सेल्स नेट सेल, और नेट सेल हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी है 4,40,000। तो 4,40,000 की सेल, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली थी 3 लाख की, माइनस कर दो, तो ये मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस मतलब 1,40,000। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेट परचेज तो हमने अभी बात कर ही ली थी, नेट परचेज पहले ऑप्शन में हमने निकाल लिया था कि आपको परचेज में से माइनस कर देनी है परचेज रिटर्न, तो आपकी नेट परचेज आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट सही है, तो उस हिसाब से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हमारा है सी आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दिया है फैक्ट्री रेंट 20,000 का, ऑफिस रेंट 15,000 का, कैरेज ऑन परचेज 5,000, कैरेज ऑन सेल 7,000। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या पूछा हमें स्टेटमेंट में, पहला कहा है कि टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस बताओ। बताए हैं बेसिकली 20,000, हमें बताना सही है गलत है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि प्रोडक्ट के बनने तक के एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के बनने के बाद जो खर्चा आता है वो इनडायरेक्ट है। अब अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो देखो प्रोडक्ट कहां बनता है, प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री के अंदर, तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में ही बनेगा। तो फैक्ट्री रेंट आ जाएगा आपका 20,000। ऑफिस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस के खर्चे हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, जैसे सैलरी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, यानी इनका प्रोडक्शन से सीधा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट में आएगा। कैरेज ऑन परचेज, याद रखो जो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं उस पे जो हम किराया देते हैं उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने का, उसको हम कैरेज ऑन परचेज कहते हैं। तो कोई भी एक्सपेंस अगर परचेज पे है, क्योंकि परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कैरेज ऑन परचेज क्योंकि परचेज पे लगा है तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, वो 5,000, वो भी हम ऐड कर लेंगे। और सेल्स, कैरेज ऑन सेल, यानी जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें कई बार क्या होता है कि हम कुछ किराया देते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट के बनने के बाद का एक्सपेंस है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, इट मींस कि प्रोडक्ट बन चुका है, और बनने के बाद के एक्सपेंस सारे इनडायरेक्ट होते हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में 2 ही आए हैं, और दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो वो आता है 25,000, यहां बोला गया 20,000, आंसर ये गलत है। अब दूसरा पूछा टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने कहा कि जो ऑफिस एक्सपेंस हैं, फैक्ट्री के जितने एक्सपेंस हैं वो तो हैं डायरेक्ट, और ऑफिस के जितने एक्सपेंस हैं वो हैं इनडायरेक्ट। तो एक तो ये 15,000 ऑफिस का खर्चा, और मैंने कहा एक्सपेंस ऑन परचेज डायरेक्ट है, तो एक्सपेंस ऑन सेल इनडायरेक्ट है, वो है 7,000, 15 और 7 बनता है 22,000, तो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस 22,000 है। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। कैरेज ऑन सेल इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यस, कैरेज ऑन सेल मैंने कहा क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी को हमें पहुंचाना पड़ रहा है कहीं पर, तो वो जो हमने किराया दिया वो कैरेज ऑन सेल्स कहलाएगा, और क्योंकि प्रोडक्ट के बनने के बाद का एक्सपेंस है तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ये स्टेटमेंट भी सही है। फैक्ट्री रेंट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस, फैक्ट्री वो है जहां पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और मैंने अभी आपको कहा कि प्रोडक्ट के बनने तक के एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, तो यस फैक्ट्री रेंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, और इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है डी। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं, सेलिंग एक्सपेंस दिए हैं, डिविडेंड दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिए, सब दिए। सबसे पहले हमें कहा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स लेते हैं, उन ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? जो हम मेन अपना जो कोर बिजनेस है वहां से जनरेट करते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो उस इनकम को जनरेट करने में हमारा खर्च आता है, यानी बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने में जो हम खर्चा कर देते हैं, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग इनकम में से सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं, बाकी और कोई भी इनकम ना इसमें ऐड करनी है, ना कोई और एक्सपेंस जो कि नॉन ऑपरेटिंग हो माइनस करना है। तो पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसने कहा 70,000 है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है कितने का? 1 लाख का। इसमें से जितने भी मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आते हैं मोटे तौर पर, वो मैं माइनस कर लूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एक्सपेंस हमारे पास हैं 20,000 के, माइनस करूंगा मैं इसमें से ऑफिस के एक्सपेंस, वो हैं कितने? 20,000। और सेलिंग एक्सपेंस भी हैं, ये कितने हैं? ये हैं 15,000। सेलिंग एक्सपेंस ये हैं 15,000। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड ये इनकम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी ये ऐसी इनकम और एक्सपेंस हैं जो हमारे मेन बिजनेस से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो उस हिसाब से मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिर्फ ये दो बन रहे हैं। तो अगर 1 लाख में से ये दोनों माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 65,000। ये मेरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जरा देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या आंसर था। स्टेटमेंट में दिया हुआ है 70,000, ये गलत है। हमारी स्टेटमेंट वो है 65,000। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। अब फर्दर मैं यहां लिख लेता हूं, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 65,000। अब इसने कहा नेट प्रॉफिट, तो देखो सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसमें हर तरह की इनकम ऐड होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, और हर तरह का एक्सपेंस ऐड होता है, यानी माइनस करते हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम तो हमने ऐड कर ली, हमने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिया था, बाकी इनकम छोड़ दी थी क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग थी। अब क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आती है। तो पहले हम ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर लेते हैं, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो डिविडेंड जो हमें मिला, हम जो पैसा कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी बदले में हमें कुछ मुनाफा देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो हमारी कोर एक्टिविटीज में नहीं आता, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन हम है तो इनकम, तो नेट प्रॉफिट में इसको ऐड करेंगे। ऐड डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना मिला? 5,000 ऐड कर लिया। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, इसमें जो इंटरेस्ट आया वो भी हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे उसमें हर तरह की इनकम हम ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट 8,000। अब जरा इन सबका टोटल कर लूं, ये टोटल बनता है 78,000। ये बन गई आपकी टोटल इनकम, ठीक है। अब इसमें से देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां माइनस कर चुके हैं, अब हमें करने सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग। माइनस कर लो अब इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखते हैं क्या क्या है। एक ही है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हम इसको कर लेंगे माइनस। कितना लॉस है? 3,000 का। तो अब जो प्रॉफिट बचा, हर तरह की इनकम और हर तरह के एक्सपेंस को प्लस माइनस करने के बाद, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट 75,000। यस, ये स्टेटमेंट सही है आपकी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नहीं, मतलब स्टेटमेंट की तरफ। लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो मैंने उसमें आपको बता दिया था कि जो डिविडेंड है ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि डिविडेंड हमें कहां से मिलता है? हम जो कंपनीज में किसी शेयर्स में पैसा लगा दिया, कंपनी ने हमें प्रॉफिट दिया, तो शेयर्स में पैसा लगाना इज एन इन्वेस्टमेंट, ना कि हमारा ऑपरेशनल कोई इनकम है या हमारे फिर कोर बिजनेस का कोई लेना देना है। तो डिविडेंड रिसीव्ड जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये स्टेटमेंट सही है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस,
क्योंकि अगर हमने कोई मशीनरी बेची उस पर जो लॉस हुआ वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो उस पर लॉस जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी सही है। तो पहली स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हम यहां पर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 1 लाख के, फर्दर बैड डेट्स 4000, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रेडिट 5% ऑन रिमेनिंग डेटर्स, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास है 3000 का ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया है। नेट डेटर शोन इन द बैलेंस शीट इज 92,000। देखिए नेट डेटर जो बैलेंस शीट में दिखाने हैं, जब भी बैलेंस शीट में आपको नेट डेटर दिखाने हैं तो डेटर में से 3 चीजें हम माइनस करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 3 चीजें डेटर में से माइनस किया जाता है। एक तो बैड डेट्स अगर हो गए, यानी कुछ नए बैड डेट्स हुए, ये आपको माइनस करने हैं जो भी अमाउंट होगा। फिर जो वैल्यू आई उसमें से आपको माइनस करना होता है बेसिकली प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये भी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसमें से माइनस करना होता है डिस्काउंट। ये मेन 3 है, डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी डेटर्स को जो हम डिस्काउंट देते हैं, ये 3 मेनली हमें माइनस करनी है, और उसके बाद जो यहां पे सम आएगा उसको हम कहते हैं नेट डेटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि आपके पास डेटर्स कितने के हैं। डेटर्स हैं हमारे पास 1 लाख के। अब इसने कहा फर्दर बैड डेट्स, यानी इनसे जो पैसा लेना था उसमें से 4000 हमारा और डूब गया। तो सबसे पहले आपको बैड डेट्स माइनस करने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये ऑर्डर ब्रेक नहीं करना, ये नहीं कि पहले डिस्काउंट माइनस कर लिया, पहले प्रोविजन, पहले बैड डेट्स होंगे, फिर प्रोविजन होगा, फिर डिस्काउंट होगा। तो पहला हम माइनस करेंगे इसमें से बैड डेट्स, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमारे कितने हैं, 4000 के हैं, कर लो जी इसको माइनस, यानी इन डेटर में से 4000 तो हमारा डूब गया, बचा कितना 96,000। कहता है न्यू प्रोविजन हमें बनाना है 5% ऑन रिमेनिंग डेटर्स, तो ये रिमेनिंग डेटर पे ही बनाया जाता है। अब बाकी के बचे हुए डेटर्स कितने हैं, 96,000। इसमें से भी हमें ये लगता है कि हो सकता है इसमें से 5% पैसा हमें ना आए। बैड डेट्स हो गया जो पैसा डूब चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेट जिसके डूबने के चांसेस हैं, हो सकता है डूब जाए, हो सकता है ना भी डूबे, तो वो भी हम माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर बीडी लिख रहा हूं बैड डेट्स, इसको बीडी यानी बैड डेट्स पढ़ना, 5% रिमेनिंग डेटर्स का। अब रिमेनिंग डेटर्स हमारे हैं 96,000, इसका हम 5% कर लेंगे। चलिए जी मैं इसको कर लेता हूं कैलकुलेट, 96,000 का 5%, तो ये बनता है 4800। ये भी आप इसमें से माइनस कर लो, यानी इतने डेटर्स आपके और कम हो गए। अब आपके डेटर बचे 91,200 के। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, ओल्ड प्रोविजन का कुछ नहीं करना अभी फिलहाल, क्योंकि ये पहले से ही हम बना चुके हैं, डेटर में से पहले ही इसको लेस कर चुके हैं। ये ओल्ड प्रोविजन है, न्यू वाला अभी वाला है। तो डिस्काउंट का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए डिस्काउंट की हम बात यहां नहीं करेंगे, सिर्फ बैड डेट और प्रोविजन की ही बात हो रही है, डिस्काउंट नहीं। अगर डिस्काउंट होता तो इस 91,200 पे ही कैलकुलेट करते हैं। मान लो अगर 10% डिस्काउंट होता तो 91,200 का डिस्काउंट, यानी जो हम डेटर्स को डिस्काउंट ऑफर करने वाले हैं वो भी माइनस करते, तो खैर इसमें नहीं है। तो यही हमारे क्या है, नेट डेटर, नेट डेटर 91,200। लेकिन यहां पर इसने बोला है नेट डेटर जो बैलेंस शीट में है 92,000 है, ये गलत है। तो नेट डेटर है हमारे 91,200। आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमने नया प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स के लिए, ये देखो ये वाला ओल्ड प्रोविजन था। न्यू प्रोविजन जो हमने बनाया यहां पर 5%, कहता 4800 है, यस हमने बनाया है, हमने चेक किया 4800 है, बिल्कुल सही है। टोटल अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन दिस अकाउंट इज 5800। हाँ, ये जरा ध्यान से समझना, जो हमारे बैड डेट्स हैं जो हमने यहां पे कैलकुलेट किए, ये वाले, ये 4000 हमारा लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोविजन है, डूबने के चांसेस हैं, ये भी हमारे एक तरह का लॉस है, तो ये तो हमारे आगे बैड डेट्स, ये नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोविजन जिसके डूबने के चांसेस हैं 4800, यानी कुल मिलाकर 8800 हो गया हमारा लॉस, जो कि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाने वाले हैं। लेकिन इसमें से ओल्ड प्रोविजन, पहले का हमने एक प्रोविजन बना रखा है, जो पहले वाला प्रोविजन, क्योंकि अब हमने नया प्रोविजन बनाया तो पुराना वाला जब नया बनेगा तो पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा, तो पुराने वाले प्रोविजन को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इसकी जगह हमने नया प्रोविजन बना लिया है, तो इसको हम कर देंगे माइनस।
क्यों कर देंगे भाई, अब हमने नया प्रोविजन बनाया तो पुराने वाले को कैंसिल करो, इसको कर देंगे कैंसिल मतलब माइनस कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो 8 में से 3 गए 5, 5800, ये जो अमाउंट है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो याद रखना ये प्रोविजन मैं क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक नया प्रोविजन बना रहा हूं। यानी आप ये समझ लो कि ये 4800 का जो प्रोविजन बना 4800 का, इसमें पिछले वाला 3000 भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं पिछले वाला आप क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 5800 जो है हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये स्टेटमेंट भी सही है। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट चार्ज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, जो ओल्ड प्रोविजन है हम इसको डिडक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जगह हमने नया प्रोविजन बना लिया है, तो उसको डिडक्ट करेंगे जब हम अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उस वक्त। तो यस, ये भी सही है। अब पहली स्टेटमेंट को छोड़कर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सही है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ट्रेडर इज 5 लाख, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000, ड्रॉइंग्स 40,000 की हैं, फर्म आल्सो हैज ए लॉन्ग टर्म लोन, फर्म के पास एक लोन भी है 2 लाख का, क्रेडिटर्स 80,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 के हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें बतानी है कितनी है। तो यहां पर स्टेटमेंट में लिखा गया है कि क्लोजिंग कैपिटल 5,80,000 है। तो चलिए जरा इसको करते हैं अभी चेक। हमारी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, एक सेकेंड, कलर में दूसरा ले लूं, हां जी, ओपनिंग कैपिटल यानी जब हमने बिजनेस शुरू किया या साल की शुरुआत में हमारी ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख की। नेट प्रॉफिट हुआ हमें 1,20,000 का। भाई नेट प्रॉफिट है तो आपकी कैपिटल को ये इंक्रीज करेगा, तो जितनी भी चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेंगे वो आप ऐड कर लोगे। नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का, कुल हो गया 6,20,000। उसके बाद कुछ हमने ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स हमेशा हमारी कैपिटल को कम कर देती है, तो जो चीज कैपिटल को कम करेगी माइनस कर देंगे। 40,000 की ड्राइंग्स हो गई। तो अब बचा कितना, बचा 5,80,000। इसके अलावा द फर्म हैज लॉन्ग टर्म लोन, तो कैपिटल के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, क्रेडिटर्स का कोई रोल नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई रोल नहीं है। तो यही हमारी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या बोला था, क्लोजिंग कैपिटल 5,80,000, सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 8,70,000। चलिए, कहता है जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है वो 8,70,000 होगी। चलिए देखिए, आपको पता ही है कि कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में ही आती है। अब इसने कहा कि बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड उसका टोटल बताना है। कुछ काम तो हम यहां कर चुके हैं, कैपिटल तो दिखा चुके हैं, बाकी चीजें जैसे लॉन्ग टर्म लोन, तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लोन जो है लाइबिलिटी साइड में आता है, फर्दर ये भी इसमें ऐड कर दो। और क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, क्रेडिटर 80,000 दिख रहा है आपको, हां। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, ये भी ऐड कर लो। अब इन सबको मैं ऐड कर लूंगा, 5,80,000 में सारे ऐड करूंगा तो देख लेते हैं कितना आंसर हमारा बन रहा है। 5,80,000 प्लस 2,90,000 और ऐड कर लो सीधा, तो 8,70,000 हमारा बन रहा है लाइबिलिटी साइड का टोटल। तो देखते हैं लाइबिलिटी साइड का टोटल 8,70,000, बिल्कुल सही है ये। ड्राइंग्स आर एडिड टू कैपिटल, यस, नो नो नो, ड्राइंग्स आर एडिड टू कैपिटल। ड्राइंग्स को हम कैपिटल में ऐड करेंगे नहीं, आपने देखा कि ड्राइंग्स को हमने कैपिटल में क्या किया था, माइनस किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर शोन एज करंट लाइबिलिटी, यस, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपकी करंट लाइबिलिटी में आता है, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, डी पार्ट। चलिए जी, आते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्टॉक वर्थ ₹2 लाख एट कॉस्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ए क्लेम ऑफ ओनली 15,000। हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ 20,000 का एट कॉस्ट, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम हमें एडमिट किया 15,000 रुपए का। नेट लॉस बाय फायर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना होगा, 5,000। यस, देखिए कैसे, हमारा जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ उसकी वैल्यू थी, स्टॉक की जो कॉस्ट थी, आप देखो स्टॉक की कॉस्ट थी 20,000 का, हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट किया,
यानी इतना पैसा क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस। कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी? 15। लेकिन उसके बाद भी हमारा 5000 का लॉस है, तो ये लॉस आप याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। स्टेटमेंट सही है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। यस, जब हम कोई बैलेंस शीट बनाएंगे, मान लो अगर मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये लायबिलिटी और ये एसेट, यहां पर एक चीज लिखिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एडमिट किया। एडमिट करने का मतलब अभी दिया नहीं, अभी माना है कि वो दे देगी। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक डेटर बन गई, क्योंकि इससे हमने 15,000 रुपया लेना है। तो बैलेंस शीट में हम उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम दिखाएंगे एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कितना? 15,000। अगर ये इंश्योरेंस क्लेम कंपनी एडमिट की जगह पे कर देती तो हमारे बैंक अकाउंट में उसको दिखाना था। बैंक के जो भी हमारा बैंक बैलेंस होता है, कैश बैलेंस होता है, उसमें हम ऐड कर लेते। तो फिलहाल एडमिट किया, इट मींस वो अभी हमारी डेटर है, तो बैलेंस शीट में 15,000 जितना उन्होंने एडमिट किया वो दिखाएंगे। द एंटायर 20,000 लॉस इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कहता है जो 20,000 का लॉस था पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। देखिए असल में होता ये है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये मान लो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, तो जो भी मान लो मेरी परचेजेस थी 1 लाख की, सपोज परचेज थी 1 लाख की, इसमें से स्टॉक मेरा डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं माइनस कर लूंगा, एक तरीका है उसको माइनस कर लो कि ये स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर आप उसको कॉन्ट्रा साइड ले लो, उल्टी साइड ले लो, यहां पर बाय जो भी लॉस बाय फायर है यहां ले लो, कितना? 20,000। अब यहां जो लिखा गया, यहां कॉन्ट्रा क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को माइनस करना तो रिवर्स एंट्री होती है। अगर परचेज मैंने यहां लिखी है माइनस करना, तो मैं उसका जो लॉस है स्टॉक का वो इस तरफ लिखूंगा, या फिर यहां से माइनस कर दूंगा। लेकिन यहां लिखा है द एंटायर 20,000 लॉस इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई यहां पे ये डेबिट साइड में जरूर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन माइनस करके दिखा रहा हूं। तो असल में इसकी जो सही ट्रीटमेंट है, इस स्टॉक को आपको कहां दिखाना है? क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में दिखाना है तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि डेबिट साइड में परचेज में से हम लेस करके दिखाते हैं। इसके कहने का मतलब होगा कि जो लॉस है वो हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ऐसे, जबकि ऐसा नहीं है, हम परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे। तो ये जो बोला गया एंटायर 20,000 लॉस इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, गलत है। डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करके दिखाना है, या फिर इसको क्रेडिट साइड में दिखाना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है टोटल स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ 20,000 इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, ये सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे कंफ्यूज मत होना। इसने कहा डेबिट साइड में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे, लेकिन परचेज में से माइनस करने के बाद दिखाएंगे। अगर ये पूरी लाइन लिखता तो हम इसको सही कहते। तो हमारा आंसर कौन कौन सा सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रेंट पेड, ट्रायल बैलेंस में दिया रेंट पेड है 24,000 का, जो कि 11 महीने का है। 2,000 रेंट जो है लास्ट मंथ का स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस पे ट्रायल बैलेंस में दी है 12,000, ऑफ विच 3,000 लीड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। स्टेटमेंट पहला कहता है अमाउंट ऑफ रेंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बताओ जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना रेंट हम डेबिट करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला था जब आपको मैंने फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया था कि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड करते हैं, जितना पेड है उसके साथ जितना आउटस्टैंडिंग है वो ऐड किया जाता है। तो मान लो अगर मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और इसमें रेंट जो कि पे कर दिया मैंने वो 24,000 है और 2,000 का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं हम यहां पर दिखा देंगे। 2,000 इसमें ऐड कर दूंगा, 24 और 2 26,000 एज पर मैचिंग कंसेप्ट। तो जिस साल का खर्चा मुझे उस साल दिखाना है, ये आपने पढ़ा था। तो जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वेदर जितनी भी एक्सपेंस वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग आपको उसी साल दिखानी है जिस साल का वो जिस साल की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैं इसमें ऐड करके दिखा दूंगा। तो यहां बोला गया अमाउंट ऑफ रेंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 26,000। यस, ये आंसर सही है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। गलत। कोई भी एक्सपेंस अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट नहीं होता, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रीपेड इंश्योरेंस शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। यस, यहां पर आप देखो कि जो 12,000 इंश्योरेंस दी गई इसमें से 3,000 की तो अगले साल के प्रीपेड। एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज ए लाइबिलिटी, एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस जिसको हम प्रीपेड कहते हैं वो हमारा एसेट होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एसेट साइड में दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में 3,000 की। सही है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज 9,000। यस, अभी आप देखो कि इंश्योरेंस कितनी दी गई है 12,000। जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस में शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, समझ लेना 12,000। जैसे मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं, लेकिन जो प्रीपेड
एक्सपेंस है उनको हम माइनस कर लेते हैं। माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी थी 3000, यानी नेट हमें कितना दिखाना है 9000। क्यों माइनस कर लेने हैं भाई, ये इंश्योरेंस तो अगले साल की है, ये तो अगले साल के अकाउंट में दिखाएंगे, तो इस साल के अकाउंट में से हमें माइनस कर देनी है, तो वो दिखेगी 9000। तो यहां पर ये स्टेटमेंट सही है। अब कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों सही है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सी इज द राइट आंसर। चलिए जी बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 3000। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल के देख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमारी है 5 लाख की, उस पे 6% इंटरेस्ट है, वो होता है 30,000। अमाउंट तो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड टू सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यस, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल पे जो ओनर को बिजनेस इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस के लिए वो एज एन एक्सपेंस हम मानते हैं, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड टू कैपिटल द बैलेंस शीट। हाँ, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी हमारी कैपिटल होगी, जैसे 5 लाख है इस केस में, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना 30,000 हमने उसको एज एन एक्सपेंस दिखाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 30,000 एज एन एक्सपेंस दिखाया, लेकिन जब तक बोला ना गया हो कि इंटरेस्ट कैश में दिया गया तब तक यही माना जाता है कि ओनर ने वो इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर वो नहीं लिया तो क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने माइनस कर दिया था, डेबिट कर दिया था, वापस से हम ऐड कर देंगे। तो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ऐड करते हैं बैलेंस शीट में। तो ये स्टेटमेंट सही है। सॉरी, ये वाली नहीं, ठीक है। अभी इस पे तो बात करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। मान लो आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ओनर ड्राइंग्स करता है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फर्म के लिए वो इनकम बन जाती है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एडेड टू कैपिटल ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर लेता नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता भी नहीं है, क्योंकि ये तो उसकी खुद की कैपिटल है, अनलेस कि उसने पे किया। अगर नहीं किया तो हम ये मान के चलते कि जो हमने इनकम दिखाई थी, ओनर ने तो इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो हमने वहां इनकम दिखाई थी, इसको इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो याद रखना, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ऐड करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, क्योंकि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है ओनर कभी लेता नहीं है तो वापस इसमें ऐड कर देते हैं, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट वो कभी देता नहीं है, इसलिए यहां से माइनस कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एडेड टू कैपिटल ना, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, कैपिटल में हम माइनस करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 स्टेटमेंट सही है, ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th, मशीन परचेस्ड ₹1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 8,000, फ्रेट या कैरेज ऑन मशीन 2,000, रिपेयर ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज 5,000। स्टेटमेंट टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द मशीन। नहीं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी हम फिक्स एसेट खरीदें उस पर जो खर्चा आएगा जब हमने खरीदा, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए, कैरेज आ गए, वो उस एसेट की कॉस्ट में हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां पर इसने जो कहा कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द मशीन इज 1,10,000, अब इसको जरा चेक करके देखते हैं कि असल में 1,10,000 है या नहीं। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट ऑफ मशीन, आप देखोगे कि मशीन की कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपए। मैंने कहा कोई खर्चा उस फिक्स एसेट के खरीदने पे आए ऐड कर लेना है। इसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस हम ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे भाई, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन के 8,000 रुपया लग गया इसका। उसके बाद कैरेज ऑन मशीन, इसका किराया वगैरह दे दिया, वो भी ऐड कर लो। कैरेज, जितने भी वन टाइम एक्सपेंडिचर हैं वो ऐड कर लेंगे। अब रिपेयर ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, भाई मैंने कहा जिस समय खरीदा, जिस डेट को खरीदा उस समय कोई खर्चा आया फिक्स एसेट पे वो ऐड करेंगे, लेकिन ये तो 1 साल के बाद रिपेयर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आती। तो इस तरह अगर हम टोटल करें तो 1,10,000 मशीन की टोटल जो
और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है मशीन पे वो 1,10,000 है, ये स्टेटमेंट सही है। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर कैपिटलाइज्ड अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, यस, मशीन की कॉस्ट के साथ उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम कैपिटलाइज करेंगे, यानी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ये भी सही है। रिपेयर ऑफ 5,000 इनकर्ड आफ्टर ईयर यूज ऑफ यूज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यस, अगर 1 साल के बाद उसकी रिपेयर है जो कि जनरली होती है हर मशीन की, तो वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं, मशीनरी की जो फ्रेट है या जो कैरेज है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वन टाइम एक्सपेंडिचर है। एट द टाइम ऑफ जो हमने मशीन खरीदी तब आया है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए इज द राइट आंसर। चलिए जी, आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। परचेजेस एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर ट्रायल बैलेंस हमारी जो परचेजेस हैं, आई होप ये दिख रहा है आपको, हाँ, वो है 5 लाख की। गुड्स वर्थ ₹15,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नीदर ऑफ व्हिच हैज येट बीन एडजस्टेड, इनसे कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। स्टेटमेंट पहला क्या आता है, बोथ गुड्स विड्रॉन एंड फ्री सैंपल आर एडेड बैक टू परचेज इंस्टेड ऑफ बीइंग डिडक्टेड। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने कुछ गुड्स खरीदी हैं, उसमें से 15,000 की गुड्स ओनर ले गया, 8,000 की गुड्स जो है फ्री सैंपल में हमने बांट दी, तो वो परचेजेस में हम ऐड नहीं करेंगे, जब बल्कि माइनस करेंगे। तो इसने कहा बोथ गुड्स विड्रॉन फ्री सैंपल एडेड बैक, भाई ऐड नहीं होंगी, इंस्टेड उसको हम माइनस करेंगे, तो ये गलत है कि हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹15,000 आर एडेड टू ड्रॉइंग्स, यस, कोई भी चीज अगर बिजनेस से, चाहे वो कैश है चाहे गुड्स है, अगर पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ करते हैं तो हमारी ड्राइंग्स होती है जो कि कैपिटल में से माइनस होंगी, ये सही है स्टेटमेंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ 8,000 आर शोन एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपनी गुड्स को प्रमोट करते हैं फ्री में बांटकर एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो जो फ्री सैंपल में दी गई वो हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आते हैं जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। और नेट परचेजेज टू बी शोन ट्रेडिंग अकाउंट इज 4,77,000, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल परचेज है 5 लाख की, परचेजेज हैं 5 लाख की, इसमें से जो हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर ली, ड्राइंग्स यानी गुड्स जो विड्रॉ कर ली उन्होंने 15,000 की, ये माइनस करो, और जो 8,000 की गुड्स एज एन एडवर्टीजमेंट बांट दी फ्री सैंपल में एडवर्टीजमेंट के लिए, वो भी माइनस करो, यानी ये दोनों आप 5 लाख से माइनस करोगे। तो जरा करके देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारा आ रहा है। 5 लाख माइनस 15,000 और माइनस 8,000, बिल्कुल 4,77,000 की हमारे पास जो है नेट परचेज दिख रही है, और ये आंसर भी सही है। तो पहले को छोड़कर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा है डी पार्ट का आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। कंटेंट कैसा लगा? देखिए अब कई बच्चों के कुछ मन में ऐसे सवाल आते होंगे, सर कि इतना टाइम तो उसको निकालने में लग जाएगा। देखिए जेकेएसएस भी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, तो सबको ही निकालने पड़ेंगे, एक आप अकेले तो होंगे नहीं, सबको ही इतना टाइम लगेगा। तो अगर सबको निकालने सबको 2, 3, 4 मिनट लगेंगे तो मतलब आप सारे पार पे ही आ गए। हाँ ये होता है कि कईयों की कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगी तो वो जल्दी निकाल लेगा, लेकिन मेन चीज जो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे, मैं सिर्फ आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो रेज कर रहा हूं। जितनी चीजें आप स्टेटमेंट्स में पढ़ रहे हो ये एक तरह से आपकी नॉलेज बूस्टर है। मतलब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा, यार ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो 5-5 मिनट तो लग जाएंगे करने में, इसको कम से कम 2-2.5 मिनट तो मैं खा जाऊंगा अगर मुझे करना पड़े तो। लेकिन ये एक नॉलेज बूस्टर है कि वर्स्ट केस सिनेरियो इस तरह के क्वेश्चंस आ गए तो आप ये समझो कि सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं आए, सबके लिए आए हैं वो। तो उसमें वही जीतेगा जो जल्दी से कैलकुलेशन करेगा, जिसके कंसेप्ट सबसे पहले सबसे अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जेकेएसएसबी का माला ऊपर वाला खाली हो चुका है। वो यही समझ रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो सारे यूपीएससी लेवल के हैं, यूपीएससी लेवल का ही पेपर डालो। तो पता नहीं खुद किस लेवल के पेपर उन्होंने दिए होंगे, आज उनको कोई कहे ना कि ये सॉल्व करके दिखाओ भी इस तरह के क्वेश्चन जैसे आप करते हो, तो उनसे भी नहीं होगा। तो खैर जो भी है, अब जो है सो है।
तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो क्वेश्चंस हैं बहुत लेंथी हैं, टाइम लगता है। तो भाई ये एक तो नॉलेज बूस्टर है, इस तरह के क्वेश्चन है कि जिसमें कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आ जाए आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आए और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ना भी आए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है। बस इस रेस में वही जीतेगा जो टाइम को अच्छे से मैनेज करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो 100% है कि कोई भी सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो भी मेरिट बनेगी उन्हीं में से बनेगी। तो आपको सिर्फ अपना टाइम जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है बेसिकली, आप इसमें से ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको टाइम मैनेज करना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई भी आपको टॉपिक जिसके ऊपर आपका एमसीक्यू चाहिए, वैसे तो मैं कल पार्टनरशिप के लेके आऊंगा, लेकिन उसके बाद जो भी आपको टॉपिक चाहिए जिसके न्यूमेरिकल एमसीक्यू चाहिए वो आप जरूर बताना। उसके बाद बैक टू हम अपने पुराने एमसीक्यूज भी करेंगे, मिक्स टाइप के एमसीक्यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।